सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को रात को सोने नहीं देता। हाँ, बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बहुत लॉजिकल है। मेरा पर्सनल फेवरेट है। एट द सेम टाइम फिजिक्स से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं, हम उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। किससे डिस्कशन करेंगे? एक ऐसे मेहमान के साथ जो फिजिक्स के पितामह कहे जा सकते हैं, जिन्हें 23 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का कोचिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा उन्होंने 1700 से ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाए हैं। डॉक्टर और इंजीनियर्स सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेजेस के अगर मैं बात करूँ। सो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा श्री संदीप पाल। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि फिजिक्स हम कहाँ कहाँ देखते हैं अपनी लाइफ में? तो फिजिक्स है क्या? हाँ, फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर। ये जो हमारी नेचर है सारी फिजिक्स से भरी हुई है। आप कोई भी अपनी नेचर में कोई भी फिनोमिना हो रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फिजिक्स। सर, फिजिक्स की अगर बात करें, लोग इतना डरते क्यों है फिजिक्स से? सर, डरते इसलिए, मैं अगर बिल्कुल फ्रैंक अपना स्टेटमेंट दूं तो ये है कि हम टीचर लोग जो हैं, स्पेशली फिजिक्स टीचर्स, हम बड़ी ईगो में रहते हैं कि हमें फिजिक्स आती है। हालांकि आती ज्यादा नहीं होती, बट फिर भी हम सोचते हैं कि हमें फिजिक्स आती है, और बच्चे को हम उसके लेवल पे जाके नहीं पढ़ाते, इसलिए दिक्कत आती है। फिजिक्स बच्चे को सिखाने के लिए और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स जो है अगर इतनी इजी होती तो सारी दुनिया डॉक्टर इंजीनियर बन जाती। सर, अगर बात करें मेडिकल एंट्रेंस की, नीट एग्जाम जो होता है इंडिया का एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। जी जी। इसमें फिजिक्स का क्या रोल है? फिजिक्स कहाँ ठहरती है? सर देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें नीट की ओवरऑल बात करूं तो जो बायो है उसको हम मेन सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स आती है। बायो में आप बहुत बढ़िया कर लेते हो। आप देखते होंगे लोग, कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं देखो जी बायो में इसके कितने बढ़िया मार्क्स हैं, फिजिक्स में इसमें कुछ भी नहीं है। बायो जो है वो आपको पार्ट ऑफ क्राउड बना देगी, ठीक है। फिजिक्स जो है आपको टॉप पे लेके जाएगी, वो आपको दूर से दिखा देगा कि हाँ ये बच्चे को फिजिक्स आती है। ओनली देन ही और शी विल बिकम ए डॉक्टर। सो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो फिजिक्स जाएगी, थ्रेशोल्ड तक मेंटेन करेगा बायो। ऐसा नहीं है, बायो में हमें 300 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर हम 300 क्रॉस नहीं करता बच्चा तो हम सिलेक्शन का नहीं सोच सकते उसका, क्योंकि मेजर पार्ट 50% जो है वो बायो करती है। केमिस्ट्री और उसके बाद जो फिजिक्स है, अगर 100 आप क्रॉस कर जाते हो तो आपके काफी चांसेस बन जाते हैं कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। 100 आउट ऑफ 180। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए अगर मैं नीट की बात करूं, पहले इंजीनियरिंग में मैं बाद में आता हूँ। नीट की बात करें तो नीट की तैयारी के लिए सबसे जरूरी क्या है फिजिक्स की? देखो जी, एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, दो टॉपिक आपको अगर अच्छी तरह आते हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, तो आपको ये पता चल जाएगा फिजिक्स पढ़नी कैसे है। आपको ये पता चलेगा। कई बार मैं फ्रैंकली क्लास में भी बोलता हूँ कि यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता फिजिक्स पी से शुरू होती है कि एफ से। आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि फिजिक्स पी से ही शुरू होती है, पहली बात तो ये। उसके बाद आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा, कई बार आप भी इसमें ही साइंस स्टूडेंट रहे, आप इंजीनियर हो, आपको बेटर पता है इस चीज का कि टीचर जब 12th में 11th में आया करते थे तो वो जब हम क्वेश्चन पूछते थे वो बोल देते थे कि तेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर। लोग 12th कर जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि कंसेप्ट किस बला का नाम है। सबसे पहले तो फिजिक्स टीचर को ये दो चीजें सेपरेट करके दिखानी है कि इंफॉर्मेशन क्या है और कंसेप्ट क्या है। ठीक है। उस पे जैसे इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं, सिंपली जैसे साइन 91 है, दिस इज इंफॉर्मेशन। ठीक है। कंसेप्ट की बात करूं, थोड़ी सी बात करता हूं मैं, एक लाइन में खत्म करता हूं कि जैसे हम मानते हैं लॉज ऑफ मोशन शुरू करवाते हैं तो हम पहले दिन ही बताते हैं कि बेटा कि जब बॉडी जो है उसके वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है।
जी यही क्वेश्चन पहली बार जब नीट हुआ था 2013 में, तो ये क्वेश्चन आया था। 3 मासेज थे, उसमें बीच वाले मास में उसने पूछा था कि बताओ जी इस पे नेट फोर्स कितनी है। तो लोगों ने प्रोपोर्शन के हिसाब से, ऊपर एफ लग रही थी, उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाल दी थी, बट हम तो फर्स्ट डे बताते हैं। उसने लिखा था दिस होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उसका सीधा ही था कि नेट फोर्स 0 है। अप्रोक्सीमेटली 90% लोगों ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया था। ये कंसेप्ट है। सर एक बात बताइए कि फिजिक्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैग्नेटिज्म होता है, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स होता है। नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हाँ जी, क्योंकि अब जो है नीट 5 मई को है, तो मैं आपके माध्यम से जरूर टिप्स देना चाहूंगा बच्चों को कि आप ऑसिलेशन वेव्स अच्छी तरह करिए, 11th वाला पोर्शन जो है जी आप थर्मो अच्छी तरह करिए। ऑसिलेशन वेव का 3+ क्वेश्चंस। ओके थर्मो में मैं थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें 4+1 क्वेश्चंस। ओके ग्रेविटेशन 1+1, +1 का मतलब है कि एक तो आएगा ही आएगा, एक और भी आ सकता है। एक चैप्टर है सॉलिड्स, जी उसमें जो है हर हालत में आपने उसको करना है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन निकालनी है, को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, और इसमें गलती होने के चांसेस 95%। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उसमें जो स्ट्रेचिंग की गई है, वो पूरे पूछेगा कि तार स्ट्रेच की है जी तो वो mm में है, मेन जो लेंथ है वो किससे है, मीटर में है। बच्चा वो कन्वर्ट नहीं करता, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये मैं आपके माध्यम से जरूर बच्चों को बोलूंगा कि ये जरूर ध्यान रखिएगा, और जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको स्ट्रांगली कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह इन टॉपिक्स को कीजिएगा। जैसे ऑसिलेशन वेव की बात करें तो उसमें टाइम पीरियड निकालने, SHMs आपस में सुपरपोज होती हैं जिसको लिसाजोस फिगर बोलते हैं, वो जरूर करिएगा। वेव में आपके इक्वेशन जो है, वेव इक्वेशन जो है उसका कंपैरिजन वगैरह करना, हाँ जी, नोड एंटी नोड वगैरह जो है, हाँ जी, ये आपने अच्छी तरह, नोड कहां बन रही है, एंटी नोड कहां बन रही है, स्ट्रिंग जैसे है, स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप एक ही चीज है। स्ट्रिंग पे दोनों एंड्स पे नोड बनेगी, और जो है ओपन ऑर्गन पाइप है उसके दोनों एंड से एंटी नोड बनेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपना नोड बनती है या एंटी नोड बनती है, जैसे उसके केस में ओपन ऑर्गन पाइप लीजिए, जो एंटी नोड बनती है थोड़ी सी बाहर निकल के बनती है, मतलब बिल्कुल अंदर नहीं बनती। फिगर में हम दिखाते हैं, उसमें बच्चे को ध्यान रखना है कि थोड़ा बाहर जाके बनेगी एंटी नोड जो है, उसके अंदर नहीं बनेगी। उसको हम बोलते हैं रेलेज एंड करेक्शन। जी जी हाँ जी, तो वो ध्यान रखना है। थर्मोडायनामिक्स में अगर थर्मल का सारा ही आते हैं तो उसमें जैसे आप कैलोरीमीटर का है, कैलोरीमेट्री, उसका क्वेश्चन कीजिए। जैसे पहले हर बार वो आता था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, तो इस बार न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कार्नट साइकिल नहीं है, तो कार्नट साइकिल में पक्का क्वेश्चन आता था, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी जो है उसमें जो आपके लॉज हैं, जहां स्पेसिफिक हीट निकालनी, वो आपने अच्छी तरह करने हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक मैं आपको और कहूंगा कि यूनिट डिमेंशन वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरह करना, वो जो थर्ड एप्लीकेशन है कि रिलेशन ड्राइव कीजिए, जी जी वो जरूर कीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार एरर खत्म कर दिया, एरर नहीं है, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछा जाए। सर फिजिक्स के बारे में एक और बात कही जाती है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है, बिल्कुल ठीक, SHM जो है वो AC जैसा है, बिल्कुल ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा। बिल्कुल ठीक, इस पे थोड़ा सा बताइए कि ये इसका क्या राज है? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे 10 चैप्टर्स जो हैं 11th में, 10 ही जो है वो 12th में है। जी आप अगर बच्चे को बोलते हो कि बेटा तूने 11th 12th में 20 चैप्टर करने हैं, तो तब तेरे को फिजिक्स का बढ़िया होगा, तो बच्चा उसके बारे में डीपली सोचेगा। अगर आप ही लीजिए मैं आपको बोलूं कि सुकृत जी आपने 20 चैप्टर नहीं करने, आपने 11 चैप्टर करने हैं, विल यू फील कंफर्टेबल और नॉट? अगर आपको 20 की बजाय 11 बोल दिया गया तो आप लगोगे ना हाँ यार तो बेहतर हो गया। ऐसा क्यों है? जैसे हम लोग कहते हैं जब 11th का पढ़ाते हैं तो हम 11th के चैप्टर पढ़ाते जाते हैं, जैसे वो मशीन लगी होती है, फटाफट बोलते गए। जैसे देखिए ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है कॉन्जर्वेटिव है, जी
कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उधर जब हम 12th में शुरू ही करते हैं तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस के कारण, दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। तो दोनों की नेचर सेम है, इसलिए हम ग्रेविटेशन पढ़ाते हुए आइडिया दे देते हैं बच्चों को कि बेटा इधर आप मास लिख रहे हो, उधर आप मास को चार्ज से रिप्लेस कर देना, सारा वही हो जाएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वीक है, वीकेस्ट है, और मोर ओवर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसको शील्ड नहीं कर सकते आप किसी गुफा में घुस जाओ, जहां मर्जी घुस जाओ, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगेगी। बट आपने ये क्वेश्चन कई बार सुना होगा, बोर्ड में भी आता है कि व्हेन देयर इज लाइटनिंग स्टॉर्म इट इज सेफ टू बी इनसाइड ए कार देन अंडर ए ट्री, क्योंकि कार जो है हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर के अंदर जो है फील्ड नहीं जाएगा एंड यू आर सेफ। क्या हमने शील्डिंग हो जाती है, इनको फैराडे केजेस बोलते हैं, शील्डिंग हो जाती है इसमें, पर उसमें नहीं होती। और मोर ओवर ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ना, और कोई डिफरेंस। आप गॉस थ्योरम पढ़ते हो, गॉस जो हम उसमें भी कराते हैं ग्रेविटेशन, हालांकि काफी सारे लोग नहीं करवाते होंगे, आई डोंट नो, बट मैं करवाता हूँ गॉस जो है उसमें भी ग्रेविटेशन। दूसरा आपने बोला एसएचएम, एसएचएम में आप इक्वेशन लिखते हो, तो वही इक्वेशन जो अपना एसी है तो वो भी तो वेव फॉर्म है, साइन कर्व है, तो सारी वो जो उसमें टाइम पीरियड निकालना, ये निकालना, उसमें इतने टाइम में पल्स कहाँ गई है, वो सारा फेज डिफरेंस निकालना, फेज डिफरेंस निकालना वही है। जैसे आप थर्मो पढ़ाते हो, थर्मो में आप कंडक्टिविटी पढ़ते हो, तो कंडक्टिविटी में आप इधर जब आप इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर 12th का, उसमें आप रेजिस्टेंस करके पढ़ते हो, ओम्स लॉ में काफी बच्चों ने रेजिस्टेंस, तो हम वही चीज थर्मो में भी पढ़ाते हैं। थर्मो में उसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो उसमें भी फ्लूइड रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है ना जी। तो वो भी हम रिलेट करते हैं, सिर्फ डिफरेंस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट की स्पीड बहुत ज्यादा है लाइट की स्पीड से, फ्लूइड्स जो है वो धीरे करते हैं, है ना। तो ये जो थर्मल वेव्स हैं ये तो उसी स्पीड से चलती है, इसका तो नहीं करते, पर फ्लूइड्स का जैसे हम करते हैं, स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं, तो स्ट्रीम लाइन हम कहते हैं कि स्ट्रीम लाइन आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी फ्लो की, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पढ़ते हैं, तो हो गया ना, चैप्टर कंडेंस हो गए। जी जी जी। आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, अगर आपको वेव मोशन अच्छी तरह पता है तो ऑप्टिक्स की कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे स्कूलों में ये फैलाया जाता है कि ऑप्टिक्स बड़ा टफ है जी, बड़ा टफ है, जिसने 11th में वेव मोशन करी हुई है उसको तो दिक्कत है। सर ऑप्टिक्स पे ही बात करें, जी जी, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स आता है और वेव ऑप्टिक्स आता है, जी जी। वेव ऑप्टिक्स तो आपने बता दिया कि किस तरह से पढ़ा जाए, रे ऑप्टिक्स को कैसे पढ़ा जाए? सर रे ऑप्टिक्स में ना आपको सबसे ज्यादा है थोड़ा साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, जी जी। इसमें आपको 10th में जो ज्योमेट्री पढ़ी हुई है उसके लॉज जरूर पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैंने 45 के 45 क्वेश्चन करने, अगर आप यहीं बैठे हो कि मैंने 30 क्वेश्चन करके जस्ट अपनी एडमिशन पक्की करवानी है, तो फिर तो मत कीजिए। बट अगर आपने सोचा हो कि नहीं, आई वांट टू हैव 180 आउट ऑफ 180, मैं अपना बताता हूं, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं हु हैव गॉट 180 आउट ऑफ 180 मेनी टाइम्स। तो आई हैव आल्सो गिवन ऑल इंडिया 4th रैंक, तो उसमें व्हेन 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नीट, तो उस बच्चे का भी ऐसा था, ही स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180। तो उसके लिए जाना तो आपको 10th वाली ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वो बड़ा अच्छी तरह आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी और मैं आपको बताता हूं, एक ना क्वेश्चन यूजुअली घूमता है, आपने देखना प्रीवियस ईयर्स में भी आता है, वो पूछता है कि हम बताते हैं, जैसे पहले मैं बताता हूं, हम बताते हैं कि लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है, इसको पानी में डाल दो फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ गई, CS2 में डाल दो 8 टाइम्स बढ़ गई। बट वो क्वेश्चन ये नहीं डालेगा, क्वेश्चन डालेगा कि मिरर जो है उसको पानी में डाल दिया तो कितने टाइम बढ़ गई, हम सीधा कहेंगे 4 गुना। फिर क्या कहेंगे, संदीप सर ने बताया जी, संदीप सर ने आपको लेंस का बताया था, मिरर का नहीं। मिरर की जो फोकल लेंथ है वो तो साइज पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ऐसा थोड़ी है कि सुकरेत जी डुबकी लगाए पानी में और बाहर संदीप सर दिखलाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे चीज डिपेंड करती, ये चीजें ध्यान रखनी। और नीट के हिसाब से मैं बोलूं, अगर बच्चा कहता है मैं ऑप्टिक्स में सर एक चीज मेरे को बताओ कि मेरा एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स में ठीक हो जाए, मैं कहूंगा बच्चा कुछ नहीं करना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी तरह कर, 2 है,
एक माइक्रोस्कोप है, जी। एक टेलीस्कोप। उनकी सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर ओके। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक टेरेस्ट्रियल। तो वही टेलीस्कोप, यानी एक टेलीस्कोप तो और भी होती है, रिफ्लेक्टिंग टाइप भी होती है, जी जी, कैसाग्रेन होगी, न्यूटोनियन होगी, वो है ना। तो वेरिएशन हाँ, जाएगा। मतलब वही उसी के आगे। पर एक ना आपने करना, आजकल क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है, दो लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो आपने जरूर करना है। और एक मैग्नीफाइंग पावर जो उसकी, ये कर लो, आपका क्वेश्चन आराम से होगा। एक आपको जो आई की डिजीजेज हैं जी जी जी, वो जरूर करनी है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। जी जी, अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म का एक बार क्वेश्चन आया कि एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने का कौन सा लेंस यूज करोगे, कोई कन्वेक्स बोल रहा है, कोई कनकेव बोल रहा है। तो आप तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया इंजीनियर रहे हो, एनआईटी से इंजीनियरिंग की है, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज करोगे तब उसमें कन्वेक्स कनकेव की बात नहीं बनी, फिर वो ऐसे ऐसे करके दिखना है आपको। ठीक है सर। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आप सबके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा सेशन। हम जल्दी ही मिलेंगे जेई के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुकृत जी, थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। कॉलिंग। थैंक यू फॉर कमिंग।